नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। द रियल मोदी सीरीज में अब तक हमने आपको बताया कि कैसे बालक नरेंद्र युवा होते होते बिल्कुल बदल चुका था और युवा नरेंद्र संघ से जुड़कर समाज की सेवा भाव में लग गया था। संघ से जुड़ने के बाद नरेंद्र के जीवन बहुत से बदलाव भी हुए और वो आपातकाल के आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा भी लिया। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व निखर कर आया। जिस वक्त सभी बड़े नेताओं को पकड़ पकड़ कर जेल में डाला जा रहा था, उस वक्त कैसे नरेंद्र मोदी ने पूरे आपातकाल के दौरान पुलिस वालों को चकमा दिया। आज हम आपको बताएंगे उस नरेंद्र के बारे में जो आपातकाल के बाद उभर कर सबके सामने आया। आज उस नरेंद्र की भी बात होगी जो कभी स्कूटर से चलने का शौक रखा करते थे। शंकर सिंह वाघेला से दोस्ती को भी जानेंगे तो नरेंद्र के उस अंदाज को भी देखेंगे जिसे प्रधानमंत्री के तौर पर किसी ने नहीं देखा होगा। आज के भाग में हम आपको नरेंद्र मोदी के फिल्मी शौक के बारे में भी बताएंगे और कैसे मुसीबतों को हराकर नरेंद्र मोदी आगे बढ़ता गया, इस झलक से भी आपको रूबरू कराएंगे। आपातकाल को लेकर पीएम इंदिरा गांधी के फैसले ने सभी को चौंका कर रख दिया था। सभी बड़े नेताओं को एक एक कर जेल में डाला जा रहा था। तभी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने फैसला किया कि इंदिरा गांधी के इस फैसले का विरोध किया जाएगा। अलग अलग राज्यों में अलग अलग नेता आंदोलन को संभाल रहे थे, तो गुजरात में भी आपातकाल के खिलाफ आंदोलन को जोरदार ढंग से चलाने का फैसला लिया गया। लेकिन जब तक संघ के बड़े नेता सड़क पर उतरते, उससे पहले उनको गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया गया। इसी बीच नरेंद्र मोदी के जिम्मे आंदोलन को संभालने की जिम्मेदारी थी और साथ ही साथ आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं को प्रकाशित करना भी नरेंद्र मोदी की जिम्मेदारी थी। कैसे उस मुश्किल घड़ी में नरेंद्र मोदी ने उन कामों को अंजाम दिया, देखिए। आपातकाल के दौरान ही नरेंद्र मोदी का व्यक्तित्व निखर कर सामने आया था। आपातकाल के दौरान कई ऐसे नेता थे जिन्हें जेल में डाल दिया गया था। वैसे तो आपातकाल का विरोध पूरे देश में जारी था, लेकिन गुजरात में एक ऐसा नाम था जो लगातार सभी को अपनी ओर खींच रहा था। गुजरात का एक युवा नरेंद्र दामोदर दास मोदी लगातार आपातकाल के विरोध में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहा था। कभी वो वेश बदलकर अलग अलग स्थानों पर आता तो कभी अंडरग्राउंड होकर पुलिस को चकमा देता। इंदिरा गांधी ने 1975 में आपातकाल लगाया और उस आपातकाल के दौरान आरएसएस के अधिकतर लोगों को जेल में डाल दिया गया। नरेंद्र मोदी को भी गिरफ्तार करने के लिए वारंट जारी किया गया और इससे बचने के लिए नरेंद्र मोदी अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन इसके चलते अपने परिवार से वो कई दिनों तक नहीं मिल पाते थे। उन्हें पता चला कि उनकी माँ और उनके पिता दामोदर दास और माँ हीराबा वो उनको लेकर बहुत चिंतित हैं। लिहाजा नरेंद्र मोदी ने एक प्लान बनाया। वो एक अपने परिचित के घर अपने माता पिता से मिलने पहुंचे और वो भी सिख के गेटअप में। माँ हीराबा उन्हें देखते ही रोने लगी तो नरेंद्र मोदी ने उन्हें ढांढस बंधाया और कहा कि मेरी चिंता ना करें, मैं जो भी कुछ कर रहा हूँ देश के लिए कर रहा हूँ। आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी लगातार अंडरग्राउंड होकर काम कर रहे थे। उस दौरान का एक वाकया बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद सुरेंद्र पटेल की पत्नी बताती हैं कि लगातार अंडरग्राउंड होने के लिए नरेंद्र मोदी कई दिनों तक भूखे रहते थे और इसी बीच वो उनके घर पहुंचे और सबसे उन्होंने खाने के लिए मांगा, क्योंकि उसने 2 दिनों से कुछ भी नहीं खाया था। आपातकाल के दौरान जब नरेंद्र अलग अलग जगहों पर अपना डेरा डालते थे तो पुलिस भी वहां पहुंच जाती थी। इसी तरह एक दिन पुलिस किसी का पता पूछने के लिए पहुंची थी और नरेंद्र मोदी भी उस वक्त वहीं मौजूद थे। नरेंद्र मोदी के दोस्तों को लगा कि पुलिस नरेंद्र को गिरफ्तार करने के लिए पहुंची है, तो उनके दोस्तों ने उन्हें वहां किसी तरह से निकालकर दूसरे परिचित के घर 7 से 8 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था।
नरेंद्र मोदी आपातकाल में भूमिगत आंदोलन को बहुत ही सफलतापूर्वक अंजाम दे रहे थे। इस दौरान मेल मुलाकात का दौर भी जारी था। इसी बीच उनकी मुलाकात जॉर्ज फर्नांडिस से हुई। जॉर्ज फर्नांडिस एक फकीर के रूप में उनसे मिलने के लिए पहुंचे थे और युवा नरेंद्र ने एक झटके में ही उन्हें पहचान लिया। इस आपातकाल के दौरान नरेंद्र मोदी ने कई वेश बदले थे। कभी वो ज्योतिष बनते थे तो कभी बीमा कंपनी के एजेंट बनते थे। वेश बदलने के कारण नरेंद्र मोदी को कई बार परेशानियों का सामना करना पड़ता था। तो हल्की दाढ़ी, माथे पे तिलक और रौबदार चेहरा, इस भेष में जब नरेंद्र मोदी आपातकाल के दौरान निकलते थे तो कोई भी उनको पहचान नहीं पाता था या जो भी देखता था वो भौचक्का रह जाता था। दोस्तों, एक बड़ी दिलचस्प बात आपको इस आपातकाल के दौरान बताते हैं, क्योंकि नरेंद्र मोदी बताया जाता है कि एक बार एक ज्योतिष के भेष में किसी के घर आपातकाल के दौरान जहाँ पहुंचे और वहां पर एक असली ज्योतिष भी आ गए उसी दौरान। और फिर क्या था, इन दोनों के बीच में, यानी कि नरेंद्र मोदी और असली ज्योतिष के बीच में शास्त्रार्थ हो गया। फिर क्या था, इस समय को पार करने में नरेंद्र मोदी को काफ़ी कठिनाई का सामना करना पड़ा। हालांकि ये शास्त्रार्थ किसी तरह से समाप्त हो गया, तब जाकर नरेंद्र मोदी की जान में जान आई। सितंबर 1976 में नरेंद्र मोदी शंकर सिंह वाघेला और विष्णु पांड्या से मिलने भावनगर जेल जाना चाहते थे, लेकिन जेल में जाकर लंबे समय तक मिलना संभव नहीं कि नरेंद्र मोदी जिस काम को ठान लेते थे उस काम से पीछे कहां हटने वाले थे। इस काम के लिए नरेंद्र ने एक महिला को तैयार किया और खुद केसरिया पगड़ी बांधे जेल पहुंच गए और करीब 1 घंटे तक जेल में बिताया और संदेश को पहुंचाया। आपातकाल के दौरान पत्र पत्रिकाओं को छपवाना पूरी तरह से बैन था, इस पर प्रतिबंध लगाया गया था। तो ऐसे में अगर पत्रिकाओं को छपवाना होता था तो ये काम बेहद गोपनीय तरीके से करना होता था और नरेंद्र मोदी बेहद गोपनीय तरीके से, बेहद गुपचुप तरीके से इस काम को अंजाम भी देते थे। गुजरात में पत्रिका छपवाने की जिम्मेदारी पूरी तरीके से नरेंद्र मोदी के ऊपर हुआ करती थी और इस काम को वो बखूबी अंजाम भी दिया करते थे। इसके लिए बाकायदा कोड वर्ड सेट किए गए थे ताकि कहीं गलत लोग आकर पत्रिका न छपवा लें। आपातकाल के बाद नरेंद्र मोदी एक अलग रूप में दिखने लगे। एक स्वयं सेवक के तौर पर वो और भी ज्यादा परिपक्व हो गए थे। लेकिन इस दौर में नरेंद्र मोदी के कई और रूप भी थे जिसे अब हम सार्वजनिक जीवन में कभी कभी एक झलक के तौर पर देख पाते हैं। नरेंद्र मोदी जितने अच्छे दोस्त हैं उतने ही अच्छे गीतकार भी हैं। जितना लोगों से प्यार करते हैं, गलती करने पर डांट भी लगाते हैं। अब आप नरेंद्र मोदी को अलग अलग रूपों में जरा देख लीजिए। आपातकाल के 640 दिनों में एक नए नरेंद्र का जन्म हुआ। आपातकाल ने युवा नरेंद्र को एक बहुत बड़ा मौका दिया। नरेंद्र के काम, चाहे वो पत्रिका निकालना रहा हो, अखबार के लिए लेख लिखना या एक जगह से दूसरी जगह संदेश पहुंचाना या फिर भेष बदलकर आपातकाल के आंदोलन को आगे बढ़ाना, बुराई के खिलाफ आंदोलन कर नई चेतना को जगाने के इन सभी कामों को युवा नरेंद्र ने बखूबी अंजाम दिया। आपातकाल के दौरान जब लोकतंत्र अपनी अंतिम सांसें ले रहा था, उस वक्त नरेंद्र मोदी जैसे कई लोगों ने देश और समाज के लिए काम नहीं किया होता तो देश की दशा और दिशा कुछ और ही होती। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बहुत सी बड़ी बड़ी गाड़ियां उनकी अखबारी में लगी रहती हैं, लेकिन बात उस दौर की भी है जब प्रधानमंत्री वो नहीं बने थे और उस दौरान उन्होंने अपने जितने भी संगठन के काम थे वो सिर्फ स्कूटर पर किए और स्कूटर का वो सहारा लेते थे एक जगह से दूसरी जगह जाने में। और इस दौरान जो सबसे पसंदीदा स्कूटर प्रधानमंत्री का था वो था लम्ब्रेटा स्कूटर। लम्ब्रेटा स्कूटर पर वो अपने संगठन से जितने भी जुड़े हुए काम थे वो उस दौरान किया करते। शंकर सिंह वाघेला के साथ नरेंद्र मोदी की दोस्ती बहुत गजब की थी। वो जहां भी जाते साथ में ही जाते थे। जहां शंकर सिंह वाघेला को अपनी बुलेट प्रिय थी तो नरेंद्र मोदी को अपना स्कूटर। भले ही दोनों एक दूसरे के अच्छे दोस्त थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे को कभी भी अपना वाहन नहीं दिया। नरेंद्र मोदी ने तो अपने स्कूटर से कई लंबी लंबी दूरियां भी तय की। नरेंद्र मोदी जब प्रधानमंत्री बने तो उस वक्त उनके पास एक स्कूटर था, लेकिन जैसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनते हैं तो उसके बाद उन्होंने साफ कहा कि उनके नाम प्रॉपर्टी का कोई भी चीज नहीं होनी चाहिए। उनके पास एक स्कूटर था, लेकिन उस दौरान उन्होंने अपने उस स्कूटर को योगेश भाई के नाम कर दिया। बेहद पसंदीदा स्कूटर जिसका वो बहुत चाव के साथ इस्तेमाल करते थे, योगेश भाई को दे दिया गया। लेकिन इस दौरान जब संघ से निकल करके भारतीय जनता पार्टी में वो शामिल हुए तो उस दौरान
उनके आने जाने के जो काम थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, जिम्मेदारियां बढ़ गई थी और इसीलिए उन्होंने उस वक्त वेस्पा का स्कूटर लिया और वेस्पा के स्कूटर से ही वो आवागमन करते थे। कहते हैं कि जब किसी को बड़ा पद दिया जाता है तो जिम्मेदारी बढ़ जाती है। एक समय नरेंद्र मोदी को धौलका शहर में प्रचारक की जिम्मेदारी दी गई। नरेंद्र मोदी के बारे में खास बात बताई जाती है कि वो कोई निर्णय लेने के बाद उससे पीछे नहीं हटते थे, चाहे उन्हें कितनी ही परेशानियों का सामना क्यों न करना पड़े। नरेंद्र मोदी के बारे में करूभाई जोशी बताते हैं कि 1982 में विजयादशमी के आसपास आरएसएस की ओर आरएसएस की तरफ से एक बौद्धिक रखा गया था। उस बौद्धिक की बात की जाए तो आरएसएस के एक पदाधिकारी ने अपने ही पुत्र को वो बौद्धिक रखने की जिम्मेदारी दे दी थी। हालांकि वो पूरा कार्यक्रम नरेंद्र मोदी की आगेवानी में चल रहा था। जब नरेंद्र मोदी उस कार्यक्रम से जब वापस आए तो उन्होंने उस आरएसएस के पदाधिकारी को ऐसी लताड़ लगाई और कहा कि क्या आपको इस वरिष्ठ शिक्षकों को और इन वरिष्ठ लोगों को शिक्षा देने के लिए आपको अपना खुद का ही पुत्र मिला जो कि अभी सीख रहा है एक विद्यार्थी के तौर पे, क्यों आपने उन्हें पसंद किया? ऐसे करके जमकर लताड़ लताई। ये चीज कहीं ना कहीं बताती है कि नरेंद्र मोदी गलत को गलत कहने से कभी नहीं रुकते। नरेंद्र मोदी को हम सब एक राजनेता के तौर पर तो बहुत अच्छे से जानते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि नरेंद्र मोदी एक अच्छे गीतकार भी हैं? युवावस्था में नरेंद्र मोदी गीत लिखा करते थे और उनके दोस्त उनके बनाए गीत पर स्वर दिया करते थे। जैसा कि आज के समय में सभी को पता है कि नरेंद्र मोदी ने अपना बचपन काफी गरीबी में बिताया था, जिसका जिक्र प्रधानमंत्री के तौर पर भी वो कई बार सार्वजनिक तौर पर कर चुके हैं। लेकिन युवा अवस्था में नरेंद्र मोदी अलग अलग तरह के शौक रखते थे। उन्हें फिल्में देखने का आदत जो था वो बहुत पसंद था, जो समाज सेवी के लिए वो जान यहाँ पर लोगों से मिला करते थे। कैसे एक समाज सेवी के साथ नरेंद्र मोदी एक स्थायी नेता के रूप में उभरे, रिपोर्ट देखिए। नरेंद्र मोदी फिल्म देखने के बड़े शौकीन थे। युवा अवस्था के दौरान नरेंद्र मोदी दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाया करते थे। फिल्म देखने के पीछे उनकी सोच बिल्कुल होती थी। एक ऐसी ही फिल्म नरेंद्र मोदी ने आपातकाल के दौरान देखी थी, जिसका नाम 36 चैम्बर ऑफ शाओलिन था। इस फिल्म को नरेंद्र मोदी ने नाइट शो में देखा था। नरेंद्र मोदी फिल्म देखने के साथ साथ थोड़ा बहुत गुनगुनाने का भी शौक रखते थे। जहां एक और पीएम मोदी फिल्म देखने के शौकीन थे, तो वहीं वो समाज सेवा में काफी बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे। समाज सेवा के लिए कोई भी काम नरेंद्र मोदी हमेशा आगे आकर अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते थे। चाहे गुजरात की किसी भी फिल्म में पहुंचना हो, नरेंद्र मोदी सब कुछ छोड़कर वहां पहुंचते थे और लोगों के सेवा भाव में जुट जाते थे। मोरबी में जो भयानक बाढ़ आई थी, उसके बाद लोगों को वहां पे वापस बसाना एक बहुत ही बड़ा महत्वपूर्ण और कठिन काम भी था। तभी स्वयंसेवकों ने एक मीटिंग का आयोजन किया था और उस मीटिंग के अंदर वो तय किया गया कि उद्योगपतियों से पैसा मांगकर समाज के उन सब लोगों को जिनको वापस बसाना है उनकी मदद की जाएगी। लेकिन वो पैसा आखिर मांगेंगे कौन? तो तय किया गया कि नरेंद्र मोदी ने खुद ही ने अपने आप पे वो जिम्मा डाल दिया और जिम्मेदारी ली कि वो खुद उद्योगपति से मिलेंगे और पैसा उनसे मांगेंगे। जब वो उद्योगपति से मिलने गए तो लोगों का कहीं ना कहीं मानना था, बाकी स्वयंसेवकों का ये मानना था कि शायद मोदी 5 से 10 हजार रुपया उद्योगपतियों से मांगेंगे और लोगों की मदद करेंगे। लेकिन नरेंद्र मोदी ने उस वक्त 7 से 10 लाख रुपए मांग लिए। जी हाँ, नरेंद्र मोदी की ये हिम्मत, ये दूरदर्शिता और ये बड़ी सोच ही बताती है कि समाज के लेके वो हमेशा से संवेदनशील ही नहीं, लेकिन बहुत ही एक बड़े लीडर पहले से माने जा रहे हैं। और यही कहीं ना कहीं लोगों ने भी समझा कि नरेंद्र मोदी की सोच जो हम आज की तारीख पे सोच रहे हैं, उससे बहुत ही बड़ा और बहुत ही दूर का विजन हमेशा से नरेंद्र मोदी अपने पास रखते हैं। इसलिए उनको हमेशा भनक रहती है कि कोई भी कार्य को सफल करने के लिए क्या करना चाहिए और क्या नहीं। जब नरेंद्र मोदी बड़ोदरा में विभाग प्रचारक के रूप में काम कर रहे थे, तब 11 अगस्त 1979 को मोरबी शहर में स्थित बांध टूटने से भयानक विनाश हुआ। थोड़ी देर के लिए पानी
मोरवी और आसपास के गांवों को तबाह और बर्बाद कर दिया। इस भयानक त्रासदी की वजह से बहुत सारे लोग मारे गए और लाखों लोग बेघर हो गए। इस भयानक विनाश लीला के बाद नरेंद्र मोदी स्वयं सेवकों के साथ लग दाढ़ी वाला 25 वर्षीय युवक अपनी पूरी ताकत के साथ साथ जी जान से लोगों की जिंदगी पटरी पर लाने में जुट गया। अगस्त 1979 में मोरवी में अचानक से बाढ़ आई। बाढ़ आने के समय नरेंद्र मोदी अपने दोस्त के पास मुंबई में थे और जैसे ही नरेंद्र मोदी को इस बात की जानकारी लगी कि मोरवी में जबरदस्त बाढ़ आई है और उसमें जनधन की काफी ज्यादा हानि हुई है और उन्हें तुरंत मोरवी जाना चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी को दिल्ली में दत्तोपंत ठेकड़ी से महत्वपूर्ण मुलाकात करनी थी। अब ऐसे में समय बचाने के लिए नरेंद्र मोदी ने हवाई यात्रा की और ये हवाई यात्रा नरेंद्र मोदी के जीवन की पहली हवाई यात्रा थी। 1980 में इंदिरा गांधी की वापसी सत्ता में हो गई। कई राज्यों में विधानसभा को भंग कर दिया गया था, लेकिन यही वो समय था जब बीजेपी का भी उदय हुआ। जनता पार्टी में बंटवारे के बाद बीजेपी ने एक अलग रूप में ही जनता के बीच पहुंचने का काम किया और धीरे धीरे मोदी भी अपने काम के बल पर पार्टी में अपना प्रभाव बढ़ाते गए। हम सब ने नरेंद्र मोदी का काम देखा है। हमने ये भी देखा है कि नरेंद्र मोदी समय को लेकर कितने पाबंद हैं। उन्हें किसी भी काम को वक्त पर करना बहुत ही पसंद है, लेकिन ऐसा सिर्फ वो प्रधानमंत्री बनने के बाद नहीं कर रहे हैं, बल्कि समय को लेकर पाबंद वो संघ के दिनों से ही थे। इसलिए तो इस समय की पाबंदी ने उन्हें आज राजनीति के शिखर पुरुष बना दिया है। नरेंद्र मोदी समय के बहुत ही पाबंद माने जाते हैं। आपने शायद ही नरेंद्र मोदी को कभी गुस्सा करते देखा होगा, लेकिन संघ में काम करने के दौरान कई बार ऐसे वाक्य भी आए जब नरेंद्र मोदी गुस्सा भी हुए और उसे जताया भी। दरअसल नरेंद्र मोदी कुछ दोस्तों के साथ राजस्थान यात्रा पर जाना चाहते थे, लेकिन जिस वाहन से उन्हें जाना था उसे जाने में देर हो रही थी, जिससे उनकी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। इसके बाद उन्होंने कई ट्रेवल एजेंसियों को कॉल किया, लेकिन हर जगह से सिर्फ निराशा ही हाथ लगी। इसके बाद नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को कॉल किया और फिर गाड़ी का इंतजाम करने को कहा। अमित शाह नरेंद्र मोदी के हमेशा से विश्वसनीय रहे हैं। एक बार नरेंद्र मोदी ने अमित शाह को गाड़ी का इंतजाम करने के लिए कहा और उसके कुछ ही मिनटों बाद वो अमित शाह को ताबड़तोड़ फोन करने लगे। ये बात 1980 की है, जब अमित शाह को फोन करके कहना पड़ा नरेंद्र मोदी को कि आप जब फोन रखेंगे तभी तो मैं गाड़ी का इंतजाम कर पाऊंगा और आपके लिए गाड़ी आ पाएगी। नरेंद्र मोदी संघ के दिनों से ही देश की छवि को लेकर चिंतित रहते थे। उनके दोस्त बताते हैं कि वो कहीं भी जाते थे तो इस बात का विशेष ख्याल रखते थे कि उनके कारण या फिर उनके किसी भी वक्तव्य के कारण किसी को कोई नुकसान ना पहुंचे। खासकर अगर वो किसी विदेशी से मिलते तो इस बात को सुनिश्चित करते थे कि जिनसे भी वो बात कर रही हों, उनसे बात करते समय देश की छवि को नुकसान ना पहुंचे। एक बार राजस्थान में रहने के दौरान नरेंद्र मोदी अपने दोस्तों के साथ होटल में खाना खा रहे थे। तभी वहां पर कुछ लड़के आते हैं, एक दूसरे से झगड़ना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे पर गंदे कमेंट करने लगते हैं। ये सब नरेंद्र मोदी से देखा नहीं गया। वो उठे और उन्होंने उन लड़कों को डांटना शुरू कर दिया और कहा कि अगर सार्वजनिक जगह पर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल आप लोग करोगे तो इससे देश की छवि क्या बनेगी। वकील साहब के बाद केशव राव देशमुख का भी बहुत प्रभाव था, लेकिन केशव राव देशमुख की मौत के बाद नरेंद्र मोदी बिल्कुल टूट गए थे। केशव राव देशमुख की मौत ने नरेंद्र मोदी को अंदर तक हिला कर रख दिया था। इस सदमे से उबरने में नरेंद्र मोदी को काफी वक्त लग गया था। नरेंद्र मोदी इनोवेटिव आइडिया के हमेशा से धनी रहे थे। वो समय समय पर इनोवेटिव आइडिया को लेकर संघ के पदाधिकारियों के पास जाते रहते थे, जिसे देखकर आरएसएस के वरिष्ठ पदाधिकारी भी अचंभित हो जाते थे। 1981-82 में नरेंद्र मोदी आरएसएस कार्यालय में रहते थे। वहाँ हेड गवार का जन्मोत्सव था। सभी जो स्वयंसेवक थे उनको कहा गया कि वो अपने अपने तरफ से कोई आइडिया दें हेड गवार के जन्मोत्सव को लेकर। तो नरेंद्र मोदी ने कहा कि क्यों ना आज़ादी के समय का हेड गवार का जो भाषण है वो निकलवाया जाए और वो आरएसएस के कार्यकर्ताओं को सुनवाया जाए। हेड गवार के जन्मोत्सव पर ऐसा ही किया गया और तमाम लोगों ने नरेंद्र मोदी के इस आइडिया का लोहा भी माना। आपातकाल में नरेंद्र मोदी ने कैसे भेष बदलकर
पुलिस वालों को चकमा दिया और कैसे मुश्किल परिस्थितियों में भी उन्होंने आपातकाल के दौरान पत्रिकाओं का संपादन किया। द रियल मोदी सीरीज में आगे हम आपको बताएंगे नरेंद्र मोदी एक राजनेता के तौर पर कैसे सफल रहे, ये आपको बताएंगे। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया न्यूज। नमस्कार।